सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज ग्रुप नंबर अपन 16 पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट इनकम, प्रत्यक्ष आय। व्यवसाय से होने वाली आय प्रत्यक्ष आय कहलाती है। जैसे अपना व्यवसाय है इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचना। इलेक्ट्रॉनिक सामान के बेचने से जो प्राप्त होने वाली आय है ना, वो व्यवसाय आय होगी, जिसे हम डायरेक्ट आय के इनकम के नाम से जानते हैं। जिस चीज़ या सामग्री का व्यवसाय करते हैं उसे बेचने से प्राप्त होने वाली आय, ऐसी आय जिसका संबंध सीधे व्यवसाय से होता है। जैसे सेल्स। अब जैसे मान लो अपन सर्विस से सेल करने का काम है, जैसे अपन डॉक्टर है या टीचर है, तो अपन किसी बच्चे को ये पढ़ाएंगे तो वो अपनी डायरेक्ट इनकम हो जाएंगी, उससे फीस प्राप्त होगी ना बच्चों से, तो वो टीचर ही और डॉक्टर के लिए वो उसकी फीस ही डायरेक्ट इनकम हो गई। जैसे सेल्स, जैसे अपन कोई माल सेल कर रहे हैं, जैसे अपना टीवी टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक सामान का बिजनेस है, अपन टीवी वगैरह सेल करते हैं, उससे प्राप्त होने वाली आय भी डायरेक्ट इनकम कहलाती है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इनकम। व्यवसाय के अलावा अन्य स्रोत से प्राप्त होने वाली आय इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। इसका संबंध व्यवसाय से नहीं होता। जैसे अपना व्यवसाय है इलेक्ट्रॉनिक सामान को बेचने का, इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान का। हम इलेक्ट्रॉनिक सामान को बेचने से प्राप्त होगी वो तो होगी डायरेक्ट इनकम। इसके अलावा जैसे मान लो अपने पास बिल्डिंग है, अपन उसे रेंट पे दे रखे, और रेंट पे देने से अपने को रेंट प्राप्त होता है। जो रेंट प्राप्त होता है वो इनडायरेक्ट इनकम होगी, क्यों बिजनेस के अलावा हमें प्राप्त हो रही है। कहीं पे मान अपन किसी को लोन दे रखे हैं तो लोन से प्राप्त होने वाला इंटरेस्ट, वो भी इनडायरेक्ट इनकम होगी। कमीशन, जैसे किसी का बंदे का अपन ने काम करवाया, उससे कमीशन लिया कि भाई मैं आपकी ये अमाउंट, इस माल को मैं सेल करवा दूँगा, इस माल को मैं आपका सेल करवा दूंगा, लेकिन मैं 2% कमीशन लूँगा सेल का, तो वो भी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। नेक्स्ट देखते हैं सेल्स और वो सेल्स रिटर्न, दोनों लेजर सेल्स अकाउंट में बनते हैं। सेल्स, जैसे अपन किसी जब हम किसी माल को बेचते हैं ना, उसको अपन सेल कहते हैं। लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु सेवा का विक्रय करना सेल्स कहलाता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से होना चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे वे जिसका संबंध व्यवसाय से होता है। किसी माल को व्यापार स्थल तक लाने में जो भी व्यय होता है ना, उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे अपन ने माल खरीद कर उसे व्यवसाय यहाँ लाया अपने व्यापार स्थल तक, जैसे लाने में उसे गाड़ी भाड़ा लग गया, उसमें उसे माल को लोडिंग करने में खर्चा लग गया, उसे उतारने में खर्चा लग गया, तो ये सभी खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। जैसे वेजेज मतलब मजदूरी, लेबर मतलब श्रम, कैरिज इनवार्ड मतलब आवक भाड़ा, माल यहाँ लेके आ रहे हैं ना अपन व्यापार स्थल तक, ये भी डायरेक्ट इनकम होगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे व्यय जिसका संबंध ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित होते हैं। वह वे जो व्यवसाय के लिए आवश्यक है लेकिन अति आवश्यक नहीं। जैसे व्यवसाय के अलावा जैसे कोई खर्चा हो जाता है, जैसे अपन ने रेंट पे किया, कमीशन पेड किया, जैसे अपन भी किसी बंदे को बोल रहे हैं भाई हमारा ये माल बिको, आप जो भी माल बिकोगे इसका 2% आपको कमीशन देंगे, तो कमीशन हो गया। बैंक चार्जेस, बैंक अपने फैसिलिटी देता है, तो वो जैसे अपने को जैसे पैसे विड्रॉ करते हैं तो अपने पास मैसेज आता है कि आपने इतने पैसे विड्रॉ किया, और अपन बिजली का बिल वगैरह बैंक के माध्यम से यदि जमा करवाते हैं तो वो भी उसकी सर्विस चार्ज लेता है, जिसे हम बैंक चार्ज के नाम से कहते हैं। रेंट वगैरह अपन ने ले रखा हो तो रेंट का भी पेड करना पड़ेगा, यह भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अर्थात जिसका संबंध सीधा व्यवसाय से नहीं हो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। परचेज अकाउंट, परचेज व परचेज रिटर्न के लेजर इसी ग्रुप में बनते हैं। जैसे हम किसी माल को बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं और उसमें लाभ जोड़कर बेच देते हैं, तो जो अपन सेल करने के उद्देश्य से खरीदते हैं ना, उसे बोलते हैं परचेज। ऐसे नहीं अपन ने खरीद लिया, जैसे अपन ने संपत्ति खरीद ली लेकिन उसे बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा, तो वो परचेज में नहीं आएगी। लेकिन अपन ने उसे मस्त कोई संपत्ति या कुछ खरीदा है, जैसे टीवी वगैरह खरीदा है अपन ने, तो वो हमारी परचेज होगी। अर्थात व्यवसाय जिसका माल या संपत्ति का होगा, जैसे अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बिजनेस है, अब अपन टीवी वगैरह परचेज कर रहे हैं तो अपन परचेज में आएंगे। या टीवी के अलावा कुछ आइटम अपन परचेज कर रहे हैं जो अपन उसे बेचने के लिए परचेज नहीं किया, तो वो हमारी परचेज में नहीं आएगी। पुनः विक्रय के उद्देश्य से बेचा गया माल परचेज कहलाता है।
पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा गया माल परचेज कहलाता है। ब्रांच या डिवीजन, जब कंपनी या व्यवसाय बहुत बड़ा होता है तो उसे छोटे छोटे या अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। उन सभी विभागों के लेजर इसी ग्रुप में बनते हैं। जैसे अपन देखते हैं SBI अकाउंट। अब SBI की कितनी सारी ब्रांच है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है तो उसकी सर्विस सबके पास पहुंचाने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों के सभी जगह उसकी ब्रांच खोल दी गई। यदि हम इन ब्रांचों या डिवीजन से क्रय या विक्रय करते हैं तो इसका हिसाब भी इसी लेजर में रखते हैं। नेक्स्ट, रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस वह है जब संस्था को सामान्य से ज़्यादा लाभ होता है तो वह उस लाभ में से कुछ लाभ की राशि भविष्य के लिए रिजर्व कर ली जाती है, सेव कर ली जाती है, ताकि भविष्य में होने वाली हानि से बचा जा सके या पूर्ति कर सके। जैसे अपन है ना, कंपनी के अंदर 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, नॉर्मल होता है 8 लाख का, तो 2 लाख रुपये का ज़्यादा हो गया तो अपन क्या करेंगे, कंपनी से 1 लाख रुपये रिजर्व कर लेंगे, ताकि भविष्य में मान लो कंपनी को हानि हो जाए तो उस हानि की पूर्ति अपन अपने रिजर्व में से निकाल के कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बता सकते हैं, जैसे अपन जब कुछ भी कमाते हैं तो पूरा खर्च नहीं करते, उसमें थोड़ा सा पैसे बचा के रखते हैं। वो इसलिए बचा के रखते हैं कि भविष्य में अपन बीमार हो जाए या कुछ ऐसा काम हो जाए जिसमें पैसे की आवश्यकता हो। तो ठीक उसी प्रकार इसमें रिजर्व सरप्लस को अंदर रखा जाता है। जैसे व्यवसाय में कोई हानि वगैरह हो जाए इन फ्यूचर, तो उससे बचने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए, इसके व्यवसाय को प्रॉपर चलाने के लिए कि व्यवसाय ख़त्म ना हो, तो इसलिए इसे रिजर्व सरप्लस बनाते हैं। आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने साथियों के साथ। मैं इस वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा। मैं ये वीडियो कम मोबाइल के माध्यम से रिकॉर्ड करता हूँ, जिससे मुझे टाइम तथा समय ज़्यादा लगता है। मैं तब नेट नहीं होता कि मैं इस वीडियो को अपलोड कर सकूँ। मुझे अपलोड करने के लिए लगभग 8 मिनट का वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे 3 से 4 GB की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप धैर्य बना रखें। एक क्लास और थ्योरी की आएगी, फिर बाद में अपन कंप्यूटर में प्रैक्टिकली स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने 23 तक तो ग्रुप बता दिए। लास्ट अपन 5 ग्रुप बचेंगे अपने, टोटल 28 ग्रुप होते हैं। बाकी ये ग्रुप के जैसे चैप्टर खत्म होता है तो मैं इसका प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। चलो, रिटर्न से मैं वापस बोल रहा हूँ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो या मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हाथ से नोट्स लिखता हूँ, इसलिए मुझे टाइम लगता है। धन्यवाद।